उत्तराखंड में निवेश लाने में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम मुंबई के लिए होंगे रवाना। कल मुंबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जाएंगे केदारनाथ। दोपहर 1 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे राहुल गांधी। अगले 3 दिन तक केदारनाथ में ही करेंगे पूजा अर्चना। देहरादून में धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाया बागेश्वर का दरबार। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। सीएम धामी ने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया सनातन संस्कृति का संरक्षक। त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मिठाइयों की दुकान में की कार्रवाई। नकली मिठाई के सैंपल भर किया नष्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुंबई जाएंगे। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट को लेकर कल रोड शो करेंगे। तो मुंबई में निवेशकों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम धामी। अब तक 90,000 करोड़ से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। 2.50 लाख करोड़ निवेश जुटाने का पूरा लक्ष्य है। दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि आज मुंबई जाने वाले हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर कल वे रोड शो करेंगे। मुंबई में निवेशकों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम धामी। अब तक आपको बता दें कि 90,000 करोड़ से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। 2.50 लाख करोड़ निवेश जुटाने का लक्ष्य पूरा रखा गया है। दिसंबर में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई जाएंगे, क्या कुछ उनके अहम कार्यक्रम रहने वाले हैं? कुछ दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से देश विदेश के दौरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चल रहे हैं, उसमें जो निवेश की अगर बात करें, जो निवेश है काफी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर उत्तराखंड के लिए हो चुका है। दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हो चुका है। तो वहीं अब अगर बात की जाए मुंबई दौरे की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के कल मुंबई में भी जो है रोड शो करेंगे। और जो उत्तराखंड में किस तरीके से जो है यहाँ पर बेरोजगारों की अगर बात करें, बेरोजगारों के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर समिट किया जाना है, उससे जो है एक अच्छा फायदा जो है यहाँ पर जो उत्तराखंड के युवा है उनको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में होने जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान इसको माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, महत्वपूर्ण तो काफी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और तैयारी अगर देखें तो सीएम धामी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। विनय, हमने देखा इससे पहले सीएम धामी विदेशों का दौरा उन्होंने किया था और उसके बाद देश के ही अलग अलग क्षेत्रों में लगातार वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले अहमदाबाद के दौरे पर वो थे, तमाम एमओयू उन्होंने साइन करवाए थे और अब मुंबई के दौरे पर है। क्या कुछ लगता है, अहमदाबाद में जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी थी काफी फायदा देखा गया था। विदेशी दौरों की अगर हम बात करें तो सीएम धामी को काफी फायदा वहां से मिला था। निवेशकों को मना पाए थे वो उत्तराखंड में निवेश करने के लिए। अब क्या कुछ लगता है, मुंबई में कितना फायदा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए विदेश दौरे की या फिर अहमदाबाद की, तो जिस तरह से एमओयू साइन हुए हैं, काफ़ी जो है बड़े लेवल पे जो है एमओयू साइन हुए हैं और लगभग 94,000 करोड़ से ज़्यादा जो है यहाँ पर एमओयू अभी तक साइन हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं वो मुंबई में भी जो है उनकी संख्या काफ़ी देखी जा रही है। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री का जो है यहाँ पर दौरे करना, क्योंकि युवा चेहरा है मुख्यमंत्री का, जिस तरह से जो है अलग अलग राज्यों में भी इस दौरान जा रहे हैं, उनके साथ में कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी उनके साथ में रोड शो में मौजूद रहने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि कितना फायदा जो है इस दौरान उत्तराखंड के हित के लिए मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं,
उसमें भी जो है इसको जोड़कर है चला जा रहा है। तो जो इससे पहले की भी अगर बात की जाए तो इससे पहले भी जो है एक इन्वेस्टर समिट 2018 में हुआ था, जिससे काफी फायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिला था। तो वहीं अब यहाँ पर जो ये दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जो जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खुद इसको देख रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक बड़ा फायदा इस दौरान जो है यहाँ पर युवाओं को मिलने वाला है, और उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको काफी योजनाओं का जो लाभ है वो भी इस दौरान यहाँ पर मिलने वाला है जी। बिल्कुल कहा जा सकता है युवाओं को सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टर समिट का रहने वाला है। विनय विनय अगर देखा जाए लगातार हम देख रहे हैं सीएम धामी अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर पहुंच रहे हैं, एमओयू साइन करवा रहे हैं, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो एक महीना ही बस बचा है इन्वेस्टर समिट का, क्योंकि दिसंबर में होने वाली है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई है इन्वेस्टर समिट को लेकर? जी खुशी, देखिए अब वही बात है कि जिस तरह से एक महीने की अगर बात करें, क्योंकि दिन जो है लगातार यहाँ पर घटते जा रहे हैं और इन्वेस्टर समिट का जो समय है वो नज़दीक आता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार की भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं देहरादून में जो है ये आयोजित किया जाएगा, जो व्यवस्थाएं हैं चाहे वो सड़कों की बात करें या फिर स्वच्छता की बात करें, क्योंकि बड़े उद्योगपति जो हैं इस दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में किस तरीके से जो है अपने उत्तराखंड को जो है यहाँ पर जो अच्छा रिजल्ट है वो विदेशों में जाए कि पर्यटन को लेकर के क्या कुछ वहाँ पर खास रहता है, ये सारी चीजें जो है उद्योगपतियों के भी जो है मन में रहती है। और वो खुद जो है इस दौरान यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचेंगे, तो वो भी जो है खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से, जिस तरह से जो यहाँ पर पर्यटन के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, काफी अच्छी जो विशेषताएं हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर कानून की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी अच्छी रही है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार काफी मजबूती के साथ जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है आगे बढ़ने का कार्य कर रही है जी। बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि राज्य के साथ ही अगर देखा जाए तो तमाम तैयारियां कर ली गई है। सीएम धामी भी अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। विदेशों की बात कर ले, फिर देश के ही अलग अलग क्षेत्रों के निवेशकों से लगातार चर्चा की जा रही है, और निश्चित ही एक बड़ा फायदा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं को इससे मिलने वाला है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलो इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भाजपा में दायित्व बंटवारे की दूसरी सूची जल्द ही जारी हो सकती है। आपको बता दें कि इसके पहले भाजपा ने 10 दायित्वधारी की एक सूची जारी कर दी थी। वहीं भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि दायित्वों को लेकर सरकार और संगठन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर क्या दायित्व दिया जाना है, इस पर सरकार और संगठन विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी कार्यकर्ताओं को सरकार में काम करने का अवसर दिया जाएगा। दायित्वों को लेकर के संगठन और सरकार ने अपनी कवायद पूरी की। निश्चित रूप से समय आने पर जिस प्रकार से पहली सूची जारी हुई है, आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को उनके वरिष्ठतम के आधार पर, कार्यकर्ताओं को उनके काम के आधार पर कहाँ कहाँ पर किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाना है, उस पर मुख्यमंत्री जी भी और संगठन भी सोच करके, विचार करके आगे आने वाले समय में और भी कार्यकर्ताओं को सरकार में काम करने का अवसर दिया जाएगा। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, कार्यकर्ताओं को काम देना, कार्यकर्ताओं को दायित्व देना समय समय पर पार्टी और सरकार करती रहती है, और आने वाले समय में इस और भी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएम पुष्कर सिंह धामी की कुशल रणनीतिक सोच ने राज्य को आज अलग दिशा दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र की अत्यंत निकटता का लाभ राज्य को मिल रहा है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम योगदान है। कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों को विश्व पटल पर उभारने में उनका योगदान है। प्रदेश में निवेश आने से रोजगार सृजन के साथ राज्य के आर्थिक संशोधनों में भी वृद्धि होगी। सबसे पहले सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी जनता जनार्दन की है, जिनका सहयोग मुझे मिला
और नगर पालिका क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी एक जो गौ सदन का काम जो मैंने शुरू किया, सबसे पहले गौ सेवा है। तो गौ सदन सुचारू रूप से चल रहा है। वो अभी हमारा गौ सदन बन रहा है अलकापुरी में, वो एक बड़ा सा गौ सदन बन रहा है। दूसरी उपलब्धि मेरी यहाँ पर गोपेश्वर में पार्किंग की सबसे बड़ी असुविधा थी, तो मैंने पार्किंग के लिए जो यहाँ पर कर्णप्रयाग टैक्सी स्टैंड पे पार्किंग हमारी बनने जा रही है। दूसरी गोपेश्वर नगर में मेरे से जितना हो सके, जैसे लाइटिंग है और ये ओपन जिम पार्क है और रास्ते हैं, नालियां हैं, इनको सुधारीकरण का काम मैंने 1 साल के बीच किया है। गोपेश्वर में नगर पालिका की अध्यक्ष पुष्पा पासवान ने कार्यालय का 1 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 1 साल में उन्होंने कई विकास कार्य कराए, जिसमें स्वच्छता और महिला समूह को स्वरोजगार से जोड़ना प्राथमिकता रही। पुष्पा पासवान ने कहा कि अब शहर के आसपास कूड़े का अंबार देखने को नहीं मिलेगा। वार्ड 4, 5, 6 और 7 में जल्द पेयजल लाइन को लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी जनता जनार्दन की है, जिनका सहयोग मुझे मिला। और नगर पालिका क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी एक जो गौ सदन का काम जो मैंने शुरू किया, सबसे पहले गौ सेवा है। तो गौ सदन सुचारू रूप से चल रहा है। वो अभी हमारा गौ सदन बन रहा है अलकापुरी में, वो एक बड़ा सा गौ सदन बन रहा है। दूसरी उपलब्धि मेरी यहाँ पर गोपेश्वर में पार्किंग की सबसे बड़ी असुविधा थी, तो मैंने पार्किंग के लिए जो यहाँ पर कर्णप्रयाग टैक्सी स्टैंड पे पार्किंग हमारी बनने जा रही है। दूसरी गोपेश्वर नगर में मेरे से जितना हो सके, जैसे लाइटिंग है और ये ओपन जिम पार्क है और रास्ते हैं, नालियां हैं, इनको सुधारीकरण का काम मैंने 1 साल के बीच किया है। उत्तरकाशी में देवगढ़ के पास गंगोत्री नेशनल पार्क की पहाड़ी में आग लगी। नेशनल पार्क कर्मचारी आग बुझवाने के लिए रवाना हो गए। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। बर्फ के पहाड़ पर आग लगना चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस स्थान पर कोई नहीं जाता। यहाँ पहाड़ गोमुख के करीब है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में राशन डीलरों ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राशन डीलरों को कहना है कि उनके विभिन्न मदों में बिल पेंडिंग चल रहे हैं। पिछले 15 महीनों के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। इसकी शिकायत अधिकारियों से करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। वहीं खाद्य आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में कुछ दलाल उक्त बिलों को पास कराने की एवज में 20% की कमीशन की मांग कर रहे हैं। महीने के बिल जो रुके हुए हैं, हमारा PMGY का है 7 महीने का है, अन्य पैसे का है, ये 8 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारा कोई बिल नहीं आया हुआ है। यहाँ पे ऐसे दलाल इकट्ठे कर रखे हैं जो हमसे कहते हैं कि 20% दोगे तो आपके बिल निकलेंगे, वरना बिल नहीं निकलेंगे। इस मजबूरन के कारण आज हम जिला पूर्ति कार्यालय में अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक दे रहे हैं। बिलों पे ऑलरेडी 2 दिन से कार्रवाई चल रही है। उसमें बिल बन के क्षेत्र से आ चुके हैं, हमारे सिग्नेचर भी हो चुके, बट उसको ऑनलाइन प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट करनी होती है, जिसके माध्यम से हमें IFMS पोर्टल से एक कोड जनरेट होता है, जिसकी बेसिस पे बैंक आगे पेमेंट की कार्रवाई करता है। वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, यानी अगर हम एक पेज में करीब 35-40 दुकानदार लेते हैं तो इन जनरल करीब 30 से 40 मिनट का समय लगता है। तो एक साथ अचानक एक दिन में सारी कार्रवाई हो पाना संभव नहीं होता है, इसलिए 2 दिन मैं कर चुका हूं। अगले 2 दिन 4 दिन में हमारा ये काम फिनिश हो जाएगा, फिर उनके अकाउंट में पैसे। रुड़की में दीपावली के पर्व पर सिंचाई विभाग हर की पौड़ी हरिद्वार से आसपास नगर झाल तक सफाई अभियान चला रहा है। सफाई अभियान विभागीय अधिकारी करवाते हैं। सफाई कराने के लिए लगभग 1 माह तक नहर भी बंद की जाती है। रहवासियों को पानी की समस्या ना हो, इसलिए प्रशासन पानी की अतिरिक्त व्यवस्था करवाता है। NDGVC के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि नहर से जुड़े खेतों की भरपूर सिंचाई के लिए हर साल नहर बंद की जाती है, जिससे नहर की साफ सफाई की जा सके। अधिशासी अभियंता ने आगे बताया कि नहर से रेत निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुरू होने जा रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश
प्रदेश में इस नहर से सप्लाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को। तो रबी में जो पानी की डिमांड बढ़ती है उसकी पूर्ति के लिए नहरों को पहले साफ किया जाता है। मानसून के बाद का ये समय रहता है, यही समय हर साल है। तो 24 तारीख से हमने नहरबंदी शुरू कर दी है और 11 तारीख की मध्य रात्रि तक ये रहेगी। और नहरबंदी में निरीक्षण करके देखते हैं कि कोई बड़ा डैमेज तो नहीं है। छोटे छोटे डैमेज है तो वो अनुरक्षण से हम कर लेते हैं, जो बड़े डैमेज है उनकी योजना बनती है। चमोली में सेना का 18 सदस्यीय बाइकर्स अभियान दल युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित कर रहा है। अभियान दल में सेना के विभिन्न विंग के अधिकारी और जवान शामिल हैं। अभियान दल गोपेश्वर इंटर कॉलेज में पहुंचा, जहां दल ने युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सेना की खूबियां और सेना से होने वाले लाभ की जानकारी दी। हमारे स्कूल में लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार और उनकी टीम MEEG मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन टू द गढ़वाल की टीम आई थी, जिन्होंने हमें अग्निपथ के बारे में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें बताई थी। और सर ने हमें बताया है कि जैसे NDA हम क्लियर कर देते हैं तो उसकी ट्रेनिंग हमारी पुणे में होगी। अब जैसे हम NDA वाले नहीं हैं और तो हमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मिलती है और सिर्फ ग्रेजुएशन सिर्फ NDA के कैंडिडेट्स को मिलती है। रुड़की से टीम ये जो बाइक राइडिंग करते हुए विशेषकर हर्षिल और उनका मलारी का कार्यक्रम में बीच में पढ़ने वाले विद्यालयों को उन बच्चों से मिल रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और इसके विशेषकर जो अग्निपथ कार्यक्रम और NDA में बच्चे किस तरीके से रिक्रूट हो सकते हैं, CDS में कैसे जा सकते हैं, जितने भी विद्यालय पढ़ रहे हैं उन बच्चों से मिल रहे हैं। उसी क्रम में जैसे गोपेश्वर में भी इनकी पूरी टीम विशेषकर उसमें जो बच्चे भी हैं इनके घोड़ाखाल सैनिक स्कूल से वो सभी लोग आए हुए हैं। हमारी सेना से रुड़की से एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन टीम आई थी जो हर्षिल से उत्तरकाशी होके और फिर हमारे यहाँ पे गोपेश्वर में आए थे और उन्होंने स्कूली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि स्कूली बच्चों को फौज के प्रति उनके दिल में जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ पर GIC गोपेश्वर में एक मोटिवेशन प्रोग्राम रखा था। उन्होंने यहाँ पे बच्चों को अग्निवीर में भर्ती होने के लिए तथा ये NDA के थ्रू और CDS के थ्रू सेना में अधिकारी बनने के लिए अच्छे गुर सिखाए हैं, बातें बताई हैं। सूबे के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज के चलते देश के अंतिम सरहदी ऋतु प्रवासी नीति गांव सहित पूरी धौली गंगा घाटी में बर्फबारी हुई। इसके चलते नीति घाटी में सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। घाटी में बर्फ की चादर के अलावा प्रकृति के सुंदर नजारों का भी दीदार पर्यटक कर रहे हैं। नीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। बर्फ गिरने से घाटी का तापमान गिर गया और ठंड बढ़ गई, लेकिन बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी यहां पर घूमने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहा। उत्तराखंड को मदरसे, मस्जिद और मजारों से मुक्त कराने के लिए जूनवा अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने मुहिम शुरू करा दी। आपको बता दें कि इस बार उनके शिष्य यति राम स्वरूपानंद महाराज ने हर की पौड़ी से राजधानी देहरादून के लिए पैदल कूच किया। इससे पहले भी यति नरसिम्हानंद मजारों, मदरसों और मस्जिदों को लेकर विरोध जताते रहे। हर की पौड़ी से पैदल यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा 5 नवंबर को राजधानी देहरादून पहुंचेगी और इसके बाद 6 नवंबर को रक्त से लिखा ज्ञापन CM पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। इससे हैं यति राम स्वरूपानंद जी महाराज। इन्होंने पूरे उत्तराखंड में सारे सभी जिलों का वहां यात्रा की और रक्त से पत्र लिखे ताकि उत्तराखंड की जो ये हमारी पवित्र देवभूमि है ये जिहाद और जिहादियों से मुक्त हो सके। पूरे उत्तराखंड में जो मकड़जाल फैल गया है मस्जिदों का, मजारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को करवाना बहुत जरूरी है। और हमारे स्वामी जी अपने साथियों के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। शुद्धिकरण पद यात्रा हर की पैड़ी से प्रारंभ होगी और रायवाला में रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद में अगले दिन फिर जो है डोईवाला में विश्राम होगा और फिर 5 तारीख को रात्रि जाकर के देहरादून में जो है विश्राम करने के बाद में फिर 6 नवंबर को प्रातः 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हम रक्त पत्र सौंपेंगे उनको और कार्रवाई की।
उत्तराखंड में लंबे समय से चल रही व्यक्तिगत आरक्षण की मांग को लेकर गठित की गई समिति ने अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मांगों की सुनवाई को लेकर ली गई अंतिम बैठक में समिति के सदस्य प्रेमचंद अग्रवाल ने ड्राफ्ट की जानकारी दी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि फैसला आंदोलनकारियों के पक्ष में होगा। आगे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के त्याग और शहादत की बदौलत यह राज्य अस्तित्व में आया है और उनको ही आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सरकार लगातार टालम टोल कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार को तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 10% आरक्षण की वैधानिकता पर मुहर लगाना चाहिए। आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और शहादत की बदौलत ये राज्य अस्तित्व में आया। उनको 10% क्षैतिज आरक्षण की अपनी जो है लड़ाई के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लगातार जो है सरकार इस मामले में टाल मटोल कर रही थी, क्योंकि 10% क्षैतिज आरक्षण कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार के दौर से राज्य आंदोलनकारियों को मिलता था, लेकिन बीच में एक रिट हाईकोर्ट में पड़ गई थी। उसके बाद ये अधिकार उनसे छिन गया था। लगातार जो है इस मामले पे तारीख पर तारीख जो है राज्य आंदोलनकारियों को मिल रही थी। अब प्रवर समिति की बैठक हो गई है, उसने जो भी संस्तुतियां की होंगी, लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि अब अविलंब विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके 10% क्षैतिज आरक्षण की वैधानिकता पर सरकार मुहर लगाए और राज्य गठन की वर्षगांठ से पहले जो है ये सौगात राज्य आंदोलनकारियों को मिलनी चाहिए। और जो वार्ता के दौरान वित्त मंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के साथ अभद्रता की, उसके लिए वित्त मंत्री को राज्य आंदोलनकारियों से अविलंब माफी मांगनी चाहिए, राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का अपमान ये राज्य कभी सहन नहीं कर सकता। हल्द्वानी में मानव विकास सेवा समिति द्वारा शरद उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ किछवा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और लाल कुआं के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। शरद उत्सव में लखनऊ से आए गायक त्वारी किशोर ने अपने संगीत से दर्शकों का समा बांधा, तो वहीं बॉलीवुड सिंगर अनीशा कपूर ने भी अपनी आवाज से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। वहीं राजेश शुक्ला ने कहा कि मानव विकास सेवा समिति के द्वारा हर साल कार्यक्रम कराकर स्थानीय कलाकारों को एक मंच दिया जाता है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। तेरह जुलाई को सोल घाटी के ब्रह्मतवाल क्षेत्र में बादल फटने से प्राणमथी नदी का जल स्तर बढ़ गया था। इसके चलते सोल घाटी को जोड़ने वाली सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं ड्वाढर बगड़ के रतगांव को जोड़ने वाले पुल और सड़क भी नष्ट हो गए थे। आपको बता दें कि बरसात खत्म होने के बाद प्रदेश की अधिकांश सड़कें दुरुस्त हो गई, लेकिन सोल घाटी के रतगांव की सड़क की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते काश्तकारों का सैकड़ों टन आलू, चौलाई, राजमा मंडी तक पहुंचने की बजाय खेतों में ही सड़ रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से जल्द रतगांव मोटर मार्ग को खोलने की मांग की है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन गुप्ता ने कहा कि ग्रामीणों की ओर से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा कार्य कराए जाने के संबंध में सड़क खोलने से मना कर दिया गया। अधिशासी अभियंता ने कहा कि दोनों गांवों के ग्रामीणों के बीच सहमति बनने के बाद ही सड़क को आवाजाही के लिए खोला जा सकेगा। आपदा में हमारे पास हम किसी को पता नहीं था कि देवी आपदा इस ढंग से आएगी, और जब आपदा आई तो हमारा थरारी से राशन कुराड़ और कुराड़ से पार्था से कलचुना ग्राम सभा होकर के रतगांव पहुंचा, जिसका भाड़ा 800 रुपया पड़ा। अब थोड़ी सी व्यवस्था हुई भूंगा से खुली ढाढर में, और ढाढर से भी 400 रुपया किराया रतगांव में। ये सबसे पहले तो ये दिक्कत है। हमारे पास नगदी फसल है आलू हमारे खेत में पड़े हुए हैं, ठीक। चौलाई हमारे पास नगदी फसल, वो हमारे खेत में पड़ी हुई है। अब राजमा तो चलो ज़्यादा है नहीं, मगर नगदी फसल है हमारे। एक आज बुरसोल वालों ने कहा है कि पुरानी जो सड़क अलाइनमेंट है, विभाग उस पर अलाइनमेंट पे ले जाए, और यदि अलाइनमेंट पे नहीं ले जाएंगे तो वास्तव में वो भी गलत है। अगर किसी का नया खेत कटता है तो उसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। इस बात के लिए मैं भी सहमत हूँ। हमने जो है प्रशासन PWD विभाग को हमने अपने कई बार की जो लेटर्स होते हैं उनको दिया है। जिलाधिकारी महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया इस रोड खोलने के उसमें। और हमारे यहाँ पे जो है 4000-5000 लगभग की जनसंख्या है, और महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव में खाने की जो है बहुत लत पड़ी हुई है, और गरीब लोग हैं, और जितने में जो है राशन नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा किराया लग जा रहा है। लोगों की अपने कुछ घर की फसलें हैं, जैसे आलू हो गया, आलू
तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।